हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज का टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम सीए फाइनल एफआर के एबीसी एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा, आप उस पर मुझसे पहले कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए तो। अब हम आते हैं अपने एबीसी एनालिसिस पे एफआर के। तो एफआर में सबसे पहले क्या है, देखो एक चीज़ है। सबसे पहले हम ए कैटेगरी पे आ जाते हैं जो आपकी आती है 70 टू 80 मार्क्स की। अब उसमें मेनली क्या रहता है, जैसे आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया इंडिया 109, उससे आपने अगर पास्ट पेपर्स भी देखे हो तो 2 या 3 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं। तो इसलिए इस वजह से मतलब उसकी वेटेज सबसे हाई रहती है। मतलब मुझे लगता है ये चैप्टर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। तो इस चैप्टर में से आप एक भी क्वेश्चन स्किप करके मत जाना। चाहे आपको कोई भी एक क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा हो ना कि ये मेरे से बहुत डिफिकल्ट है, जैसे एक रेट चेंज वाला क्वेश्चन है, तो उसको भी स्किप मत करना। बिकॉज पेपर में ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 109 के क्वेश्चंस है ना वो आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। बस ये है कि हाँ, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं। बट इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते हैं और 3 भी आ जाते हैं। अब इस कैटेगरी में और आ गया आपका चैप्टर्स, उसके बाद आ गया शेयर बेस्ड पेमेंट इंडियस 102। इसमें से भी हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। और इसके बाद आ गया आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन 103। आपको ही पता है इसमें से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है, तो इसकी अच्छी वेटेज रहती है और ये आपको करके जाना है। उसके बाद आपका आ गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन आपका एक रिवेन्यू का आ गया इंडियस 115 और एक लीजेस का आ गया 116। ये दोनों इंडियस भी आपको करके जाने हैं। हाँ, इसमें आप थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस बहुत हो जाता है तो लास्ट में पढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। वैसे तो आपका एफआर का पेपर फर्स्ट ही होता है, बट स्टिल आप इसमें से कुछ क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मतलब और कुछ इंडियस वगैरह का एक मिला के क्रक्स ही होता है, बट इसके क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आप देखोगे पेपर में मोस्टली आता ही आता है। तो इसकी वेटेज अच्छी रहती है, आपको ये चैप्टर भी करके जाना और ये ए कैटेगरी में ही है। और आपका आ गया एक इम्पेयरमेंट वाला इंडियस 36। ये भी आपका ए कैटेगरी में रहता है, इसकी भी वेटेज अच्छी रहती है। तो ये भी आपको करके जाना है। इस तरह से ये जो मैंने आपको 7-8 आपके इंडियस बताए हैं, ये सारे ए कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि आपके 70 टू 80 मार्क्स कवर होते हैं। और मतलब ये है कि अब आप ये सोचो कि मैं अभी आपको बी कैटेगरी बताऊंगा तो यू विल बी लाइक, मतलब आपकी क्वेरीज आएंगी कि हम फिर ए कैटेगरी कर जाते हैं सिर्फ कि अगर ये 75 टू 80 मार्क्स आ रही है तो हम इसमें से एग्जामेशन तो ले ही आएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ए कैटेगरी का मतलब है कि इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ईजी आते हैं पेपर में, कुछ क्वेश्चंस वो मुश्किल भी देते हैं जो काफ़ी ट्विस्ट कर देते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि अगर आपको एग्जामेशन लेनी है तो आपको बी कैटेगरी भी हर हाल में करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मतलब ये है कि ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इतना करने से हो जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर कोई मतलब बहुत लिमिटेड चैप्टर्स अगर बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं तो आईसीआई ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनमें से क्वेश्चंस आसान दे देगा। ऐसे तो फिर हर बच्चे की एग्जामेशन आ जाएगी। तो इस वजह से आपको बी कैटेगरी भी बहुत अच्छे से करनी है, जो कि एटलीस्ट 25 मार्क्स के अराउंड कवर कर ही देती है। उसमें आपका इंडियस हो गया, जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडियस 16 हो गया आपका। उसके बाद आपका हो गया इंटेंजिबल एसेट्स इंडियस 38। फिर आपका बोरोइंग कॉस्ट हो गया इंडियस 23। टैक्सेस वाला हो गया इंडियस 12। उसके बाद ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इंडियस 108, छोटा ही है, 2-4 क्वेश्चन है तो अच्छे से हो जाएगा आपसे। एम्प्लॉय बेनिफिट में से जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप पास पेपर उठा के देखो तभी आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। एम्प्लॉय बेनिफिट इंडियस 19। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पास्ट के जो 3 पेपर ना आप एटलीस्ट करके जाना, क्योंकि क्या होता है आप खुद उठा के देखना पिछले पेपर्स, तो एक आधा क्वेश्चन ना पेपर का ही रिपीट हो रहा है पेपर में। ये चीज़ खासकर देखी गई है एफआर में और एसएफएम में कि 2-3 पेपर पीछे से कोई भी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट में आया हुआ है मेनली वही सेम क्वेश्चन आपके 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो उठा के दे रहे हैं। तो इस वजह से पिछले 3 पेपर ज़रूर करके जाना। और हाँ, एक टिप और ये है कि आरटीपी को बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, क्योंकि जितना आप आरटीपी छोड़ के जाओगे आपका उतना कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं, और फिर आप मतलब सोचते हो कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर जाऊं। जैसे अगर आपने शर्मा सर से पढ़ा हो या किसी से ही पढ़ा हो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जीएफआरएस के क्वेश्चंस, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के बजाय स्टडी मैट को ही बार बार करें, उसे अच्छे से करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आईसीआई की ही आरटीपी है तो ज़रूर करके जाएं, क्योंकि कई बार तो सेम क्वेश्चन भी आ जाता है वहाँ से, और नहीं तो उस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो कई बार आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी रह जाता है। और अगर आपको एग्जामेशन लेनी है तो आई थिंक आईसीआई का आपको हर तरह का मटेरियल कवर करना ही चाहिए, तभी आपकी एग्जामेशन आएगी। मेरे भी 69 मार्क्स थे, मैं इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बता पा रहा हूँ। और उसके बाद आपका आ गया गवर्नमेंट ग्रांट, आ गया इंडेक्स 20। ईपीएस में से जनरली क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। मतलब ये बी कैटेगरी ऐसी है कि हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ कुछ में से आएगा। तो
मतलब 50-50% चांस रहेगा कि एक चैप्टर में से आ रहा है तो दूसरे में से नहीं आ रहा, तीसरे में से आ रहा है तो फिर उससे नेक्स्ट में से नहीं आ रहा, इस तरह से रहेगा। ईपीएस है आपका इंड एस 33, वो आपको करके जाना है। हालाँकि उसमें से क्वेश्चन थोड़ा रेयरली ही आता है, लेकिन आता ज़रूर है उसमें। कुछ टाइम पहले कुछ क्वेश्चंस भी ऐड हुए थे, तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट एट इंड एस 21, बायोलॉजिकल एसेट्स बहुत ही छोटा है, इंड एस 41, इसे भी आप बी कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए पढ़ना ईज़ी रहता है और इससे भी क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल जाता है। देखो, ये तो हो गई बी कैटेगरी। अब ये भी आपको करके ही जानी है, और ऑब्वियसली आपका एफआर का पहला पेपर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एफआर जैसे सब्जेक्ट को 10 दिन पहले पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो शेड्यूल बना रखा है, नहीं हम तो 5 दिन पहले पढ़ेंगे, 6 दिन पहले पढ़ेंगे, हमारा हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका पर्सनल कॉल है। मैंने 10 दिन पहले इसलिए स्टार्ट किया था, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। वो ये है कि जब आप एफआर को 10 दिन पहले स्टार्ट करते हैं ना, तो साथ में आप एसएफएम पढ़ सकते हैं, या फिर आप लॉ या ऑडिट अपना थ्योरी सब्जेक्ट्स भी साथ में कर सकते हैं। तो मैंने एफआर ऐसे स्टार्ट किया था कि 6 घंटे में एफआर करता था, बाकी बचा हुआ टाइम अदर सब्जेक्ट्स को दे दिया। उससे क्या होता था कि आपका 7 या 8 दिन में एक तो एफआर खत्म हो जाएगा अच्छे से, और फिर मतलब एक तो आपको बर्डन नहीं लगता, और दूसरा क्या होता है कि उन्हीं दिनों में एफआर आपका 2 बार रिवाइज़ हो जाता है, क्योंकि फिर एफआर में एक तो आपने पहले 8 दिन में रिवाइज़ करा, दूसरा फिर लास्ट के जो 2 दिन बचते हैं, आप उसमें फिर पूरा दिन उस टाइम पे आप एफआर पढ़ो। तो मुझे लगता है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और हाँ, जहाँ तक बात है इंड एस की, तो हर इंड एस में आप 2-2 3-3 लाइन थ्योरी लिख के आएँगे, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे, और उस चीज़ से कहीं न कहीं आपके वो मार्क्स कम डिडक्ट करता है। तो थ्योरी जैसे आपको लिखनी है, तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को अभी बताया था कि आकाश कंडोई सर हैं, वो थ्योरी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बी कैटेगरी की बात, और मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ वीडियोज़ देखनी हो यूट्यूब पे, वैसे तो टीचर्स आपको मिल ही जाएँगे। जनरली आपको पता है प्रतीक जकाती सर हैं, सुमित सारडा सर हैं, इनकी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आई थिंक मतलब यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। हम आ जाते हैं, देखो जहाँ तक सी कैटेगरी की बात है, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपके बच गए ना, आप उन्हें सी कैटेगरी में डाल सकते हैं कि मतलब आप उन्हें पढ़ के जाएँ। लेकिन हाँ, वही है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, एक बार को आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं उनको, बट आपको उसमें से कोई इम्पोर्टेंट लगे या कोई ऐसा इंड एस लगे जो पीछे नहीं पूछा गया पिछले 1-2 अटेम्प्ट से, तो वो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जनरली आईसीआई ऐसे ही करता है, जब मतलब ए और बी कैटेगरी में से जो क्वेश्चन्स आने हैं वो तो आने ही हैं। सी कैटेगरी में से वो कभी किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, कभी किसी से। तो पिछले 1-2 बार के उठा के देख लेना पेपर, उसमें जो-जो इंड एस दिए हुए हैं वो स्किप कर लेना सी कैटेगरी के, और जिस इंड एस में से क्वेश्चन नहीं आ रखा वो थोड़ा कर लेना, ताकि आपको थोड़ा एक स्ट्रैटेजिकली भी हो जाए, और कुछ चैप्टर छोड़ना है तो आप वो छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको 2-4 इंड एस जो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे जो मैंने स्किप किए थे मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो उसमें 101 है, इंड एस 7 है, इंड एस 8 है, इंड एस 37 है, और इंड एस 24, 40 इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आपको स्किप नहीं करना है तो वो पर्सनली आपका कॉल रहेगा। मैंने बस आपको बता दिया अपने हिसाब से, क्योंकि मैं अपने अटेम्प्ट में स्किप करके गया था इनको, और आई थिंक मैंने आपको चीज़ें सारी बता दी हैं। जो कैटेगरी सी है आपकी, वो आती है वैसे अराउंड 20 मार्क्स, 15 टू 20 मार्क्स आपकी आ जाती है, क्योंकि पेपर आपका 120 मार्क्स का है, तो उसकी भी कवरेज होती है। लेकिन स्टिल वही है कि हम इतना सारा भी कैसे करके जाएँगे, हमें और सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, और आई थिंक सब सब्जेक्ट्स पे हमें ऑलमोस्ट बराबर ही मेहनत करनी होती है। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि आरटीपी एक तो स्किप मत करना, और दूसरा पास्ट के 3 पेपर एटलीस्ट कर जाना, बहुत बेनिफिशियल रहता है। ये एफआर के लिए ही बोल रहा हूँ, और एसएफएम के लिए भी आपको यहीं पे बता रहा हूँ। तो आई थिंक बस मेरी तरफ से यही था वीडियो में, और आपको कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 9996457191। इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल मत करा करो, मैं पिक नहीं करता हूँ, ये अलग फ़ोन में रहता है नंबर, तो आप पहले इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो हम बात कर लेंगे उस पे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।